हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेसन प्लान एंड टीचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ सीटेट पेपर 2 की साइंस के बारे में। इससे पहले आज मैं बात करने वाली हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें पूछे जाते हैं। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जिनको हम अपनी जो हमारी नेक्ड आइज हैं यानी कि खुली आंखों से ना देख पाए वो हमारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी होते हैं और कभी कभी ये हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि कब हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूजफुल होते हैं और कब हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे हार्मफुल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कितने हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 टाइप्स हैं, जिसमें आपका पहला है बैक्टीरिया, सेकंड आपका है फंगी, थर्ड है आपका प्रोटोजोआ और फोर्थ है आपका एल्गी और दूसरा यानी कि सबसे लास्ट है आपका वायरस। इसमें कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे नीचे रेड पेन से कुछ एग्जांपल लिखे हैं। पहला है आपका रोडोबिकेटर, दूसरा है आपका ई कोलाई। उसके बाद में सेकंड अगर बात करूँ फंगी, फंगी के कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे आपका ईस्ट है, मशरूम है, मल्ड और पेनिसिलियम और इसका एस्पर्म जीनियस, यानी कि ये भी आपके क्या है एग्जांपल है किसके, फंगी के। और उसके बाद बात मैं कर लेती हूँ प्रोटोजोआ के। तो प्रोटोजोआ के कुछ एग्जांपल हैं जैसे अमीबा और पैरामैग्नीशियम, यानी कि आपने पैरामैग्नीशियम और अमीबा के बारे में पढ़ा होगा कि ये जो है ये क्या है, प्रोटोजोआ है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, आपके बात कर लेते हैं हम एल्गी के बारे में। तो आपके जो एल्गी हैं वो है स्पायरोगेरा और वॉलवॉक्स और आपका लास्ट है चैलन माइडोडोनास। ठीक है, यानी कि ये एग्जांपल हैं किसके, एल्गी के। और कुछ वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसके बारे में पूछ जाते हैं। तो आपको मैं बात करूँ, आपको बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। आपको बैक्टीरिया फंगी इन सबको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ वायरस की। तो असल में आपको जो वायरस है, वायरस रिप्रोड्यूस only inside the cells of the host organism which may be bacterium, plant और animal organism। यानी कि जो हमारा वायरस है वो क्या करता है, वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो आपका वायरस है वो किसी न किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि विच मे बी अ बैक्टीरियम, वो बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, यानी कि इवन ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि जो वायरस है वो बॉडी से बाहर, बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग है, उसमें जीवन नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि जो वायरस अगर किसी की बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसकी बॉडी में एंटर करने के बाद में वो हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जो हमारा वायरस है वो रिप्रोड्यूस करता है किसी न किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर। उससे बाहर अगर है तो उसका कोई भी असर किसी पर नहीं पड़ता। ठीक है, अगर जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस। ठीक है, और अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस, कोरोना वायरस अगर वो बाहर है तो हमें कुछ हार्मफुल नहीं करता, लेकिन अगर वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है, किसी एनिमल बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो हार्मफुल है। और उसके बाद मूव कर लेते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो आपके एक ही सेल से बना है, मल्टी सेल से नहीं बना है। सेकेंड आपका ऑप्शन है कि मे बी फाउंड इन कॉलोनीज। और जो आपका बैक्टीरिया है वो कभी अकेला आपको नहीं मिलेगा, इसकी कॉलोनीज में ही रहता है। रहने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। पॉइंट है आपका कैन बी स्पेरिकल यानी कि कोकाय और रॉड यानी कि बेसिली और स्पेरियल शेप्ड, यानी कि जो आपका बैक्टीरिया है कॉलोनी में रहता है। हमने यहाँ पे पढ़ा, तो जो बैक्टीरिया कॉलोनी में रहता है वो स्पेरिकल शेप में रहता है, एक रॉड शेप में रहता है और आपका जो स्पेरियल शेप्ड में रहता है। ठीक है, यानी कि स्पेरिला। तो ये शेप्ड है जिसमें आपका जो बैक्टीरिया है वो लिव करता है। इसके बाद मूव कर लेते हैं नेक्स्ट, आपकी फंगी के बारे में पढ़ते हैं। तो फंगी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो आपकी फंगी है उसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है क्लोरोफिल एब्सेंट। यानी कि जो फंगी होता है वो आपका प्लांट है, लेकिन ये अपना जो खाना है वो खुद नहीं बनाता। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और आपने पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें आपको क्लोरोफिल की, सनलाइट की, वाटर की, मिनरल की, सबकी नीड होती है। तो जब उसमें क्लोरोफिल ही एब्सेंट है तो वहाँ से वो कैसे फोटोसिंथेसिस करके अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्पैरोफाइटिक। स्पैरोफाइटिक यानी कि जो फंगी है वो स्पैरोफाइटिक है, यानी कि वो फंगी क्या करती है कि जो भी डेड एंड डिकाई चीज़ें होती हैं, जैसे आपके एनिमल्स हैं, जैसे आपके
चींटियां हैं, मतलब बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब ये ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इन्हीं से जो फंगी हैं उनको भोजन मिलता है, और इसीलिए इनको स्पैरोफाइटिक बोला जाता है, क्योंकि जो दूसरे डेड एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं स्पैरोफाइटिक। उसके बाद में है एंड पैरासाइटिक, और ये पैरासाइटिक भी है क्योंकि ये लिविंग ऑन होस्ट, यानी कि जो पैरासाइटिक का मीन्स होता है कि जो किसी अन्य जीवित प्राणी पर रहते हों, ठीक है, तो ये पैरासाइटिक भी होती हैं फंगियाँ। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब है कि जो अपना जो फूड है वो किसी और से लेता है, ठीक है, खुद प्रिपेयर नहीं करता। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है आपका मोस्टली एक्वाटिक, यानी कि अगर मैं बात करूँ जो आपका प्रोटोजोआ है वो मोस्टली आपके वाटर में ही मिलेगा, आपको लैंड पर या फिर आपको एयर में जो प्रोटोजोआ है वो बहुत ही कम मिलता है, और मैं कहूँ तो मिलता ही नहीं है। मोस्टली आपको किस में मिलेगा, ये एक्वाटिक में मिलेगा, यानी कि वाटर में प्रेजेंट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट आपका है एल्गी। एल्गी क्या है, कॉलोनी यानी फिलामेंट्स। जो एल्गी है, इससे बैक्टीरिया के बारे में आपने अभी पढ़ा कि जो बैक्टीरिया है वो कॉलोनी में रहता है, और कुछ शेप्स के नाम भी मैंने अभी आपको बताए थे कि इन शेप्सों में जो बैक्टीरिया है वो आपको पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी एल्गी है वो भी कॉलोनी में रहती है, यानी कि जो एल्गी है वो अकेली नहीं रहती, वो कॉलोनी में रहती है, और मोस्टली एक्वाटिक होती है, यानी कि वाटर में प्रेजेंट होती है। आपने एल्गी के बारे में पढ़ा होगा कि जिसे हम काई बोलते हैं हिंदी में, वही आपकी क्या होती है, एल्गी होती है। तो जहाँ पर बहुत दिनों तक पानी इकट्ठा रहता है वहीं पर आपकी जो एल्गी है वो लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि आपका है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या क्या यूज हो सकते हैं आपके डेली लाइफ में, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कमर्शियल पर्पस, यानी कि कमर्शियल पर्पस पर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जिसमें बात करें अगर फर्स्ट पॉइंट की, ईस्ट यूज टू मेक एल्कोहल एंड वाइन, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज, यानी कि जो आपका ईस्ट है वो आपके एल्कोहल, वाइन, ब्रेड्स और पेस्ट्रीज बनाने के लिए यूज होता है। अगर मैं ईस्ट के बारे में बात करूं तो प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, जिसमें आपको क्वेश्चन था कि अल्कोहल बनाने के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, पहला बैक्टीरिया, फिर वायरस, फिर आपका अल्गी और लास्ट में था आपका ईस्ट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आपका अल्कोहल या वाइन बनाने में यूज होता है। तो जिसका आंसर क्या होगा आपका ईस्ट। यहाँ पे मैंने स्टार बनाया हुआ है, इट मीन्स कि ये जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस में से, इस चैप्टर में से, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि ईस्ट जो है वो आपका अल्कोहल, वाइन, ब्रेड या पेस्ट्री बनाने के लिए यूज होता है। कमर्शियल पर्पज में आपका नेक्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया यूज टू मेक चीज, पिकल्स, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड आर लैक्टोबैसिलस, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बात करें कि जो आपका चीज है या जो पिकल्स है वो बनाने के लिए क्या यूज होता है, आपका बैक्टीरिया यूज होता है, और जो बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका बैक्टीरिया है वो चीज और पिकल्स बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, बात कर लेते हैं फर्मेंटेशन की। मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिख ली है, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जिसमें आपका है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि वो प्रोसेस जो कि शुगर को किस में कन्वर्ट कर दे, अल्कोहल में, वो आपका क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जो फर्मेंटेशन को डिस्कवर्ड किसने किया था, तो फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने, और कितने में, 1857 में, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि सन 1857 में लुईस पास्चर ने आपके फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, बात करते हैं कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज आपके मेडिकल लाइन में कैसे होता है। जिसमें पहला है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एंड फंगी, यानी कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, किससे, बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से। जिसमें से आपके यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकंड टेट्रासाइक्लिन, और थर्ड है आपका इरेथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये क्या है, आपकी एंटीबॉडीज हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगी की हेल्प से बनाई जाती हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट फ्रॉम ईस्ट एंड बैक्टीरिया, यानी कि जो विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स टैबलेट आती हैं वो भी आपके ईस्ट और बैक्टीरिया की हेल्प से बनाई जाती हैं। आगे मूव करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1929, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, और कब किया था, 1929 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैसलीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798,
जिससे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसको किसने डिस्कवर्ड किया था, तो आपको ध्यान रखना है किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, उसके बाद में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और भी यूजेस हैं। इसमें आपका है कि इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए भी यूज होता है। लास्ट पॉइंट आता है कि क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहता है। कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं वो इधर उधर फेंक दी जाती हैं, और कुछ टाइम बाद आप अगर देखते हैं तो वो डेड बॉडी जो है वहाँ से अपने आप ही क्या होती है, गायब हो जाती है। तो वो गायब होने के पीछे क्या है कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन डेड बॉडीज को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, और वहाँ से गंदी स्मेल आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो स्मेल भी चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि वहाँ कोई पहले डेड बॉडी थी भी। ठीक है, तो यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके 4 पर्पजेस हैं, जिसमें पहला है आपका क्या, कमर्शियल पर्पज, जिसमें हमने पढ़ा ईस्ट और बैक्टीरिया से किस किस चीज़ को बनाया जाता है। उसके बाद में सेकंड है आपका मेडिकल यूज़, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मेडिकल में एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आपका थर्ड था कि इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। आपको पता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि सॉइल का उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपके इन्वायरमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही क्या किया जाता है, क्लीन रखा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए कैसे नुकसानदायी हैं, या फिर आप कह सकते हैं कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में, यानी कि हम में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिसीज पैदा करते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके डिसीज पैदा करते हैं या डिसीज कॉज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है। ठीक, आप जानते हैं कि डिसीज जो है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली है आपकी कम्युनिकेबल डिसीजेस और सेकेंड है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस वे डिसीज होती हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से आपके जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें आपके एयर, वाटर या फिर आपने हैंडशेक किया, यानी कि जो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज। अगर मैं बात करूँ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की, यानी कि वे डिसीजेज जो आपके हेल्दी पर्सन को नहीं अफेक्ट करती हैं किसी भी अफेक्टेड पर्सन से, वो आपकी होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज में अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेबल डिसीज आपकी है कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ये जो डिसीज हैं ये कम्युनिकेबल डिसीज हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से आपके हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाय इंसेक्ट, मीन्स कुछ डिसीज ऐसी हैं जो कि आपके इंसेक्ट से फैलती हैं। तो जैसे मलेरिया, जो मलेरिया है आप जानते हैं कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो नाम का एक मच्छर होता है जिसके कांटे से आपका मलेरिया होता है। सेकेंड आपका आता है डेंगू, जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है और ये आपके फीमेल एंडीज मॉस्क्यूटो के काटने से होता है। इसमें से आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डेंगू डिसीज है वो आपके किस मच्छर के काटने से होती है, तो जिसमें आपको ऑप्शन दे रखा हो बैक्टीरिया और वायरस, उसके बाद में फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो और आपको फिर दे रखा हो फीमेल एंडीज मॉस्क्यूटो। तो आपको ध्यान रखना है कि फीमेल एंडीज मॉस्क्यूटो से आपका क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके ऐसे हैं जो कि एनिमल्स में डिसीज को पैदा करते हैं, जिसमें कुछ 3 डिसीज हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है। तो पहला है आपका एंथ्रेक्स जो कि आपके बैक्टीरिया से फैलता है। उसके बाद में सेकंड है आपका फुट एंड माउथ डिसीज जो कि आपके वायरस से होता है, और लास्ट यानी थर्ड है आपका रिंग वॉर्म जो कि आपकी फंगी से होता है। तो इन डिसीज़ के नाम याद रखना कि ये एनिमल्स में होने वाली डिसीज़ हैं और किस किस से फैलती हैं। तो आपका एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से और फुट एंड माउथ डिसीज़ होती है आपकी वायरस से, और उसके बाद में थर्ड आपकी रिंग वॉर्म, यानी जो रिंग वॉर्म होती है वो दांत जैसी दिखती है, ये होती है आपकी फंगी से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम यानी कि बेसिलस एंथ्रेक्सिस विच कॉजेस एंथ्रेक्स डिसीज, यानी कि जो एंथ्रेक्स डिसीज है वो किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम क्या है,
बेसिलस एंथ्रेक्सिस, इसके बारे में जो डिस्कवर किया था वो कौन थे? रॉबर्ट कोच। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एंथ्रेक्स डिसीज है वो आपके बेसिलस एंथ्रेक्सिस नामक बैक्टीरिया से होती है। इसके बारे में हमें पता चला था किससे? रॉबर्ट कोच से। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। कौन कौन सी वे डिसीज है जो कि आपकी प्लांट्स में होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ठीक है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी बुक में इसमें भी अगेन 3 टाइप्स की डिसीज दे रखी थी जो कि आपके प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। तो जिसमें आपका फर्स्ट है साइट्रस कैंकर, जो कि आपके बैक्टीरिया से फैलता है और एयर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आपको दे रखा था कि रस्ट ऑफ वीट, जो कि आपकी फंगी से होता है। और इसमें भी अगेन क्या होता है कि रस्ट ऑफ वीट जो है ये आपके एयर या फिर सीड से फैलता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट आपको डिसीज दे रखी थी कि येलो विन मॉस्कियो ऑफ भिंडी, यानी कि भिंडी में एक डिसीज होती है जिसका नाम है आपका येलोविन मॉस्कियो। और ये जो डिसीज है वो किसके इन्फेक्शन से होती है? तो आपके वायरस के थ्रू होती है। ठीक है, अभी हमने जाना कि प्लांट्स में, एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कौन कौन सी डिसीज़ हैं जो होती हैं। और मैं सिर्फ उनमें, डिसीज़ तो बहुत सारी हैं लेकिन हम सिर्फ उनके बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रेजेंट है, दी हुई हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आप क्या कि कौन सी डिसीज़ वे हैं जो कि आपके ह्यूमन बींग्स में होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो जिसमें सबसे पहला है आपका ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ह्यूमन बींग्स में होता है। किसके थ्रू होता है? आपके बैक्टीरिया के थ्रू होता है। जो एयर है, एयर में बैक्टीरिया होते हैं जिससे आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है वो होता है। और ये कम्युनिकेबल डिसीज है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद में दूसरी है आपकी मैसिलस, जो कि आपके वायरस से होती है। चिकन पॉक्स, ये भी आपके वायरस से होता है। पोलियो, ये भी आपके वायरस से होता है और ये एयर और वाटर के कंटेंट से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी डिसीज है पैरा और टाइफाइड। ये दोनों जो डिसीज हैं ये किससे होती हैं? आपके बैक्टीरिया से होती है। और नेक्स्ट आपकी है हेपेटाइटिस बी, जो कि वायरस से होती है। और मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ से होता है, यानी कि मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था मलेरिया के बारे में कि जो मलेरिया होता है वो आपके फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि कैसे आपके फूड आइटम्स को खराब होने से बचाया जा सकता है उसके बारे में, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है केमिकल मेथड। यानी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ करके जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनको हम खराब होने से बचा सकते हैं और ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आपका क्या है कि सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस। आपने देखा होगा कि जो जैम्स की बोतल्स आती हैं और वो बहुत दिनों तक हमारे घर पे रखी रहती है लेकिन फिर भी वो क्या होता है, ख़राब नहीं होता है जैम। तो किस लिए नहीं होता है? क्योंकि उनमें ये जो केमिकल्स हैं ये मिलाए जाते हैं, जिसमें आपका सोडियम बेंजोइट है, सोडियम मेटा बायसल्फेट है। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा कि इससे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज़ होता है, जिसमें से आपका जो सोडियम बेंजोइट ऑप्शन दे रखा था, तो आपका जो आंसर था वो क्या था? सोडियम बेंजोइट। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप। ठीक, पॉइंट है आपका प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी कि जो हम अपने घरों पे नमक यूज़ करते हैं आपकी सब्जियों में या जो भी चीज़ बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हम अचार बनाते हैं, जो पिकल्स बनाते हैं, उसमें हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो वो किस लिए किया था? ताकि जो हमारे पिकल्स हैं वो जल्दी ख़राब ना हो, अचार जल्दी ख़राब ना हो, इसीलिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ उसमें किया जाता है। उसके बाद में थर्ड है आपका प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि शुगर की हेल्प से भी जो आपके फूड आइटम्स हैं उनको ख़राब होने से बचाया जा सकता है। जैसे अगेन पिकल्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने सुना होगा मीठा अचार। जो मीठा अचार होता है वो काफ़ी दिनों तक रखा रहता है लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होता। वो किस वजह से? क्योंकि उसमें शुगर का यूज़ हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आपका है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। जो आपका अचार है पिकल्स बनाने के लिए, विनेगर यानी विनेगर को आप सिरका भी बोलते हैं, सिरका और जो ऑयल मिलाया जाता है उन पिकल्स में ताकि वो बहुत दिनों तक ख़राब ना हो और आराम से हम उसे खा सकें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी कि जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं उनमें अगर आप अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होते। क्योंकि जो आपके फूड आइटम्स हैं वो एयर के साथ में रिएक्शन करने के बाद ही ख़राब होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और जो आपके फूड आइटम्स को ख़राब कर देते हैं। तो अगर आप एयर टाइट कंटेनर में अपने फूड आइटम्स को स्टोर करेंगे और पैक कर कर रखेंगे तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे।
ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जैसे आप जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसका यूज़ करते हैं अपने फूड आइटम को सेव करने के लिए, आप देखते हैं कि जो फ्रीज़ है, जो आपके रेफ्रिजरेटर है, उनमें जो आपके फूड आइटम है वो जल्दी से ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो आपका रेफ्रिजरेटर है उस पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, यानी कि वो कम टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके फूड आइटम्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनएक्टिव रहते हैं। तो इसीलिए जो आपके रेफ्रिजरेटर में जो फूड आइटम्स रखे रहते हैं वो ख़राब नहीं होते, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है पॉस्चुरेशन, यानी कि ये क्या मेथड होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 15 to 30 सेकेंड, यानी कि जो आपका मिल्क है उसको 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकेंड के लिए क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, एंड सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और उसे एकदम से क्या कर दिया जाता है, चिल कर दिया जाता है, यानी कि ठंडा कर दिया जाता है और उसे स्टोर कर लिया जाता है। आपने सुना होगा कि जो मिल्क के पैकेट आते हैं जिनमें आपका जो मिल्क रहता है तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता वो मिल्क। तो वो ख़राब क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण यही है कि उसको क्या कहा जाता है, उस मिल्क को पॉस्चराइजेशन करके स्टोर किया जाता है। तो दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर। तो एक बार ध्यान रखिए कि जो प्रोसेस है इसे किसने डिस्कवर्ड किया था, तो लुईस पाश्चर ने, यानी कि जो पाश्चुरेशन का मेथड है इसको जो हमारे लुईस साइंटिस्ट थे, यानी कि लुईस पाश्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया था और इसे हम क्या कहते हैं कि पॉस्चुरेशन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि आपका है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या करते हैं, वो आपकी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है उसको बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें, राइजोबियम लिव्स इन द रूट एंड नोड्यूल्स ऑफ लुमिनियस प्लांट, जैसे आपके पल्सेस हैं, बीन्स हैं, पीज है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है एक, जो कहाँ रहते हैं, जो लुमिनियस प्लांट होते हैं, जैसे आपके पल्सेस हैं, बीन्स हैं, पीज है, तो इनकी जो रूट होती है उनकी नोड्यूल्स में ये जो राइजोबियम रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। यानी कि जो राइजोबियम है उनको जो भी खाने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए जो भी फूड चाहिए होता है वो प्लांट से लेते हैं और ये बदले में क्या कहते हैं, ये प्लांट को बदले में नाइट्रोजन जो है मिट्टी में से निकल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी हेडिंग है कि नाइट्रोजन साइकिल। तो हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है। तो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं या कुछ ब्लू ग्रीन algae हैं जो क्या करती हैं, आपकी सॉइल में प्रेजेंट रहती हैं, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और जो आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है उसको बनाए रखती हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। और ये जो क्या करती हैं कि जो बैक्टीरिया और ये ब्लू ग्रीन algae हैं, ये आपके जो नाइट्रोजन होती है उसको जो प्लांट्स के यूजफुल बनाती हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो रूट्स के ज़रिए, यानी कि जो आपके राइजोबियम है वो उनके थ्रू क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल से। तो जो सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा जो बनाए रखते हैं वो कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन algae हैं जो आपके नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के कंपाउंड में तोड़ देते हैं, जिससे जो प्लांट्स है वो उसका यूज़ कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी की साइंस बुक का सेकंड चैप्टर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन से आपके जो सीटेट में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो मैंने इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं सबको आपको बता दिया है, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और रिविज़न कर लीजिएगा, इनका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, दोस्तों को शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी आगे अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।